बचपन में मुझे नाचने, गाने, नाटक आदि का बहुत शौक था। जब भी स्कूल में किसी कार्यक्रम की तैयारी होती तो मैं उछल उछल कर सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती। ऐसे ही एक बार चौथी कक्षा में हम लोग गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे। डांस के लिए हमारी कक्षा से लड़कियों का चयन हो चुका था। हमारे स्कूल में इक्के दुक्के लड़के थे जो डांस करते। उस समय टिकटॉक नहीं था ना, नहीं तो सब के सब नचाड़ बन जाते। खैर, डांस के लिए लड़कियां तो चुन ली गई, मगर अभी ये तय करना बाकी था कि कौन कौन सा रोल करेगा, यानी कि कौन लड़का बनेगी और कौन लड़की बनेगी। आमतौर पर लड़की वाला रोल बड़ी आंखों वाली, लंबे बालों वाली लड़कियों को ही मिलता था, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कमर मटकाने और सर हिलाने से भी काम बन जाता। मेरे बाल छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, बांधे हुए, इसीलिए मैंने मटकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लड़की का रोल करने का बहुत मन था। लिपस्टिक, काजल, हार, झुमके, इतनी सारी चीज़ें पहनने को मिलती थी एक साथ। मैं साथ ही साथ ये भी चाहती थी कि जो घाघरा मैंने बड़े मामा की शादी में सिलवाया है ना, वो एक बार और पहन लूँ छोटा होने के पहले। लड़के के रोल में क्या है, एक कुर्ता, सदरी और सर पे चुन्नी, काजल की मूछें, तब बोरिंग है। खैर, मुझे मटकने का फायदा हुआ। अरे नहीं, लड़की नहीं बनाया, पर लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया। मेरे साथ की पार्टनर थी ममता, घुंघराले बालों वाली गुड़िया जैसी लड़की। अब तो मुझे तैयार होना आ गया है, लेकिन उस समय ऐसे घूमते थे बंदरों जैसे। मैंने टीचर से कहा कि मुझे लड़की बनना है। सोचिए, लड़की होके भी लड़की बने रहना अपने आप में कितनी बड़ी लड़ाई है। ये बचपन में ही मुझे पता चल गया था। खैर, टीचर ने पूछा क्यों, तो मैंने कह दिया कि मुझे ज़्यादा अच्छा डांस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो टीचर ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा लड़कों जैसा है। और हंसते हुए ये भी कह दिया कि तुम बहुत प्यारा लड़का लगोगी, कांची। जहाँ मुझे पहले से गुस्सा आ रहा था, अब वो दोगुना हो गया कांची सुन के। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में कांची, दाजू और बहादुर वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में भैया। वही नजर और वही भाव। फर्क बस इतना है कि कांची, बहादुर वगैरह नेपाली लोगों को कहा जाता है, भारतीयों को नहीं। और किसी भी गढ़वाली को नेपाली कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, हाजिरी मामला दो देशों का तो है ही, लेकिन असल बात ये है कि नेपाली लोग ज्यादातर मजदूर कूली आदि का काम करते हैं। मतलब देश का विकास हमारा होता है और नेपाल से श्रम आता है। यानी धर्म नहीं, पर क्लास का मामला तो है। अब ये सब बातें बचपन में ही सिखा देनी चाहिए, ताकि बड़े होके भेदभाव करने में आसानी हो। खैर, मुझे गुस्सा आ रहा था कि टीचर ने एक तो लड़का बनाया और फिर नेपाली भी कहा, मगर डांस हुआ। और बस वो ही नहीं, आगे भी कई सालों मैंने डांस में लड़के का ही रोल किया। अब लोग पूछते हैं तुम्हारा नाम नेहा बाई क्यों है। बचपन की आदत है ना। खैर, लड़का चाहे जैसा भी हो, नेपाली, बिहारी या मराठी दिखने वाला, लड़की तो बड़ी आंखों वाली, लंबे बालों वाली ही सुंदर मानी जाती है। उनकी क्षेत्रीयता कोई मायने नहीं रखती, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग मेरी शक्ल को लेके चिढ़ाते हैं। मेरे एक कजिन भाई ने तो ये भी कह दिया कि अगर तुम देहरादून के तिब्बती मार्केट के सामने खड़े हो जाओ ना, आगे समझिए, तो कोई नहीं कहेगा कि तुम गढ़वाली हो, सब तुम्हें तिब्बती समझेंगे। मतलब कि नेपाल के बाद अब दूसरी राष्ट्रीयता भी मिल गई। कई बार तो चाऊ माऊ, चिंकी, चीनी वगैरह भी सुनने को मिल जाता। अब ऐसे भी कई किस्से हुए तो मुझे गुस्से की जगह धीरे धीरे हंसी आने लगी। पहले हंसी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आती थी, बाद में बेशर्मी बन गई। खैर, अगर बड़े होके भी अकल ना है तो क्या फायदा, है ना। तो वही वापस आते हैं पहचान के मुद्दे पे। आजकल वैसे भी शक्ल और कपड़े देखकर पहचानने की बातें हो रही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अहमदाबाद में जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, अहमदाबाद में, यहाँ गुजरात, तो एक दिन एक रिक्शा पकड़ा और वहाँ जहाँ जाना था वहाँ का नाम बता दिया। जगह बताने के बावजूद रिक्शे वाले ने मुझे तिब्बती मार्केट के बाहर आके छोड़ दिया। मैंने कहा, भैया यहाँ क्यों रोक लिया, मुझे तो नवरंगपुरा जाना है। रिक्शा वाला पीछे मुड़ के बोला, अरे बेन, मुझे लगा आप मोमो वाली हो।
मतलब विजुअल के आगे ऑडियो फेल। मैंने उसे कहा भैया ले ही आए हो तो एक प्लेट मोमो खा के जाऊंगी। ये सच्ची घटना है। इसी तरह जब मैं मुंबई आई तो यहाँ बाइकला में घूमते हुए किसी ने मुझे जापानीज कह के बुलाया। अब आप कहोगे मुंबई जाके बाइकला कौन घूमने जाता है? वहाँ के लोगों को विदेशी टूरिस्टों की आदत नहीं। लेकिन सच बताऊं तो उस दिन मेरी अपने अंदर छुपे रेसिस्ट से मुलाकात। कैसे? जहाँ नेपाली सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाया करती थी, वहीं जापानी सुन के लगा कि कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। नेपाल से तिब्बत, वहाँ से जापान, काफी प्रमोशन हो गया लगता है। नेपालियों को जहाँ भारतीय फिल्मों में जी साहब चौकीदार के आगे दर्जा ही नहीं मिला, वहीं जापानी तो भारतीयों की समझ के ही बाहर है। कैसे रख लेते हैं इतनी सफाई? और जो चीज हमारी समझ में ही ना आए, हम भारतीय उसे खुद से ऊंचा समझते हैं। कभी कभी भगवान भी बना देते हैं, 6 टांगों वाली गाय वगैरह। खैर, मेरी तो आदत है इधर उधर भटक जाने की, तो वापस आते हैं पहचान के मुद्दे पर। तो वही इंसान की पहचान बनती है उसके पालन पोषण और शिक्षा से। मगर शिक्षा हमारे यहाँ बहुत टेढ़ी चीज़ है। पढ़ाते कुछ और है और चाहते हैं कि उसका मतलब आप कुछ और समझो। मसलन बचपन में कहा जाता था कि हर बच्चे को अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए, भीड़ से हट के सोचना चाहिए। कोशिश करो जरा भीड़ से हट के सोचने की। आप कहोगे कि बचपन की पढ़ाई का क्या है? बचपन में तो ये भी कहा जाता था कि बापू महान आत्मा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इन बातों को सच मान लो, है ना? बड़े होके खुद ही समझ जाना चाहिए कि हवा कहाँ बह रही है। खैर, मैं फिर से कहीं और बह निकली। तो पहचान, बचपन में लोग सरनेम से पहचानते थे, लेकिन डांस में रोल मिलते समय शक्ल बीच में आ जाती। टीनेज में एक समय था जब लोग मीडियम से पहचानते थे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले अपर कास्ट हो जाते थे। फिर कॉलेज में हर तरह की भाषा और बोली वाले लोग थे, तो वहाँ अलग पहचान हो गई। पहाड़ी, उनको लगता है सब पहाड़ी एक जैसे है, ऐसे दिखते हैं तो सब पहाड़ी। कॉलेज के बाद में शामिल कर दी गई डिजाइनरों की जात में, जो कि इंजीनियर डॉक्टर वगैरह के आगे फिर भी माइनॉरिटी। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जो माइनॉरिटी नहीं है और बाद में काम की वजह से अल्पसंख्यक होने का बोध हो, तब समझ में आता है कि समाज में नहीं समझा जाना कैसा लगता है। सब डिजाइनर्स को पता है। बहुत किंग करते हुए मूड वाली सिचुएशन हो जाती है। लोग इसे अपर कास्ट वाला डिप्रेशन भी कहते हैं। खैर, डिजाइनर के बाद मैं लेखकों की जमात में शामिल हो गई। यहाँ भी कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता कि मुझे हिंदी आती होगी शक्ल देख, क्योंकि मेरी शक्ल और पहनावा शायद कॉन्वेंट वालों या जापान वालों जैसा है। और हिंदी बोलने वालों को तो झोला, बिंदी, चाय पीने वाले दकियानूसी माना जाता है। वो बात अलग है कि कुछ हिंदी भाषी इस स्टीरियोटाइप को सच करने के लिए जी जान भी लगा रहे हैं, यानी दकियानूसी पर नहीं छोड़ रहे। मगर आप ही बताइए, रंग, रूप, भाषा, पहनावा, व्यवहार और रीति रिवाज के इतने कॉम्प्लेक्स देश में हम सिर्फ एक ही पहचान बना के कैसे रह सकते हैं? खैर, अब कोई नेपाली का या तिब्बती, जापानी या पहाड़ी, क्या फर्क पड़ता है? किसी को हिंदुस्तानी पहचानना है तो बाहर नहीं, उसके अंदर झांकना पड़ेगा। धन्यवाद।